हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। अब तक अपन ने जो 6 वीडियो आपने देखे होंगे 1 से लेकर 6 तक, वो सब अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के विद्युत क्षेत्र पार्ट के हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसके? विद्युत क्षेत्र के, जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा हुआ। एक तो अपन ने आवेश पढ़ा शुरुआत में, आवेश के बाद में आवेश के गुणधर्म पढ़ लिए, आवेश के गुणधर्म के बाद में अपन ने विद्युत क्षेत्र पढ़ा, विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ ली, विद्युत क्षेत्र ड्यू टू डाइपोल, और एक था यूनिट चार्ज के कारण। ऐसे जो भी अपन ने टॉर्क पढ़ा, इन सब जो भी पॉइंट अपन ने पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र में से, उन पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों का अपन ये वीडियो तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने जितने भी टॉपिक अब तक 1 से लेकर 6 वीडियो में अपने रिवाइज किए हैं, तो उन पर आधारित आंकिक प्रश्न लेंगे, पहली बात। दूसरी, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई वीडियो क्लियर नहीं दिखता, तो इसके लिए आप वीडियो क्वालिटी है उसको आप 360 या 480 के ऊपर रखें, 360 या 480 वाला ऑप्शन रखें, तो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को नहीं पता। और बहुत से बच्चों का अभी तक जैसे मतलब मैसेज आते रहते हैं कि ये वाला वीडियो 5वां वीडियो भेजो सर, 6ठा वीडियो भेजो। तो आपसे सभी से निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको सारे वीडियो अपने आप ही ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। बेल आइकन रखें, इस कारण जब भी नया वीडियो आएगा आपको इंटीमेशन रहेगा। तो ये चीज़ें बार बार नहीं बतानी पड़ेगी, हाँ चैनल सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब। जिन बच्चों को पढ़ना है वो अब चैनल को परमानेंटली अपना सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आज अपन ने 1 से 5, 6 तक की वीडियो है, उन पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों के ऊपर शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं कि उस पर 10⁻⁻7 कूलम आवेश आ जाए। क्या क्वेश्चन है कि एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं कि उस पर 10⁻⁻7 कूलम आवेश आ जाए, ठीक है। अब आपको इसने क्या कहा है कि ये कोई सिक्का है, मेटल का कोई भी सिक्का है, इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं। निकालने का अर्थ जानते हो, मतलब इससे बाहर निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो आप जो कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लें कि इस पर कितना आवेश आ जाए, 10⁻⁻7 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सिक्के पर कौन सा आवेश आएगा? कौन सा आवेश आएगा निकलेंगे तो? पॉजिटिव। तो ये इतना प्लस 10⁻⁻7 कूलम आवेश किसी भी सिक्के पर कब आएगा कि जब उसमें से कोई न कोई इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन में अपने क्या पूछा इसने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलें। तो देखो आपको ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जैसे भाई अपने विचार आता है कि इसको सोल्व कैसे करें, कौन सा क्वेश्चन लगाएं, तो सबसे पहले अपने को जो दिया हुआ है ना वो लिख लेना चाहिए कि दिया गया है कि अपने को क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले तो Q बराबर कितना दे रखा है, प्लस 10⁻⁻7 कूलम, ये आपको दिया हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते ही हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और थर्ड, कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन इससे निकलें या डोनेट हों। तो n आपको कैलकुलेट करना है। अपन ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई n मान लिया। अब देखो Q आपको दिया हुआ है, गिवन दैट है, ठीक है। ये क्या है, गिवन दैट, ये आपको दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हो, n आपको कैलकुलेट करना है। तो इस कंडीशन में आप क्या करें कि जब ये जो आपके सामने फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने है, तो इनको देखकर आपको ऐसे लगेगा कि अपने को कौन सा फॉर्मूला, तो आपको मेरे हिसाब से आवेश क्वांटीकरण सिद्धांत याद आना चाहिए। तो वो फॉर्मूला होता है Q = NE, क्वांटाइजेशन, ठीक है। कि इसमें अब देखो ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर, इनको देखकर वैसे याद आएगा। और वैसे आप भी जानते हो अभ्यास ही महत्वपूर्ण होता है भौतिक विज्ञान में, आप जितना अभ्यास करेंगे उतना बेहतरीन है। Q बराबर NE फॉर्मूला ट्राई करके देखिए। Q की वैल्यू अपने पास क्या है, 10⁻⁻7 = n अपने को कैलकुलेट करना है। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19।
तो n इज इक्वल टू क्या लिख दो आप 10⁻⁻7 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए कि इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो लगभग आएंगे 6.25 इंटू 10⁻11। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन आपके सोल से आएंगे। जब इतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे किसी धात्विक सिक्के से तो उस कंडीशन में उस पर कितना आवेश आ जाएगा 10⁻⁷ कूलम। अब देखो ये तो एक क्वेश्चन की वेराइटी हुई। क्वेश्चन ने मतलब जरूर नहीं धात्विक सिक्के से कह दे, किसी सतह का नाम लेते हैं, उसका उल्टा भी कह सकता किसी धात्विक सतह के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे कोई धात्विक सतह या कोई सिक्का कि उसके ऊपर कितना आवेश आ जाए 10⁻⁷, 10⁻⁸, 10⁻11, कोई भी कितना भी आवेश के लिए बात करे वो अगर जब भी करे तो आपको आवेश क्वांटाइजेशन। देखो ये जो अपना आवेश क्वांटीकरण सिद्धांत है वैसे बहुत मोस्ट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे या टोटल आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन दैट है पहले से दिए हुए हैं, आपसे पूछे इनके कारण कितना आवेश होगा, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में एक बार आवेश क्वांटीकरण सिद्धांत जरूर आना चाहिए। ठीक है ना। तो ये अपना पहला क्वेश्चन था, ये था आवेश क्वांटाइजेशन के ऊपर कि आवेश क्वांटीकरण सिद्धांत के आधार पर अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सतह पर अगर आपको आवेश दिया हुआ है तो। ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है यदि 1 मिलीमीटर मोटाई तथा 6 पराविद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तब बल का मान ज्ञात करो। ठीक है, क्या कहा इसने, कहा कि कोई दो बिंदुवत आवेश है। क्या कहा, दो बिंदुवत आवेश है, मान लो कोई भी मान लो, एक Q1 है एक क्या है Q2 है, दो बिंदुवत आवेश है Q1 और Q2। ये किस में रखे हुए हैं, निर्वात में, निर्वात में। ठीक है, Q1 Q2 दो बिंदुवत आवेश निर्वात में रखे हैं। तो F का मान आपको इसने दे रखा है, F का मान कितना दे रखा है 18 न्यूटन। ये अपनी प्रथम अवस्था है। अब क्वेश्चन शुरू क्या करता है, आगे क्या करता है, यदि 1 मिलीमीटर मोटाई, D बराबर कितना दे रखा है 1 मिलीमीटर, और साथ में क्या करें एप्सिलॉन r परावैद्युतांक कितना 6 की कोई कांच की पट्टिका यदि इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। मतलब दूसरी कंडीशन क्या है कि ये Q1 और Q2 तो है लेकिन इनके बीच में आपने क्या रख दी है कि कोई कांच की पट्टिका रख दी है। इसकी मोटाई तो कितनी है 1 मिलीमीटर। ठीक है, और साथ में एप्सिलॉन r का मान इसके लिए कितना दे रखा आपको 6। तो कहता है इस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू बताओ। अब देखो निर्वात की कंडीशन में फोर्स F इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। निर्वात में तो एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम में FM की कंडीशन में क्या होगा, देखो FM की कंडीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है FM। अब देखो इस कंडीशन में अपन आगे क्या करें। आपको जब पढ़ाया था मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, क्या कि अपन ने कहा था एप्सिलॉन r इज इक्वल टू क्या था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा था। मतलब एप्सिलॉन इज इक्वल टू था एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट कि परावैद्युतांक या अपेक्षित विद्युतशीलता है वो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के तुल्य होती है। अब देखो आप यहां पर क्या होगा, अपन एप्सिलॉन माध्यम जो है आपका इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो FM बराबर फॉर्मूला ऐसा भी बन सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस पोर्शन को, ये जो इतना पोर्शन है ये किसके कंडीशन में है, ये आपके निर्वात वाला, इसको F नॉट मान लो, निर्वात वाले फोर्स के इक्वल है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं FM इज इक्वल टू F नॉट अपॉन एप्सिलॉन r। हमारे पास एक संबंध आ गया
कि निर्वात में जो भी बल है उसके अंदर यदि हम परावैद्युतांक से डिवाइड कर दें, भाग दे दें, तो हमें माध्यम की स्थिति में उन्हीं दो आवेशों के मध्य यदि माध्यम रख देंगे तो उस कंडीशन में लगने वाले बल का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखो एफ एम इज इक्वल टू एफ नोट में अपने को कितना दे रखा है 18 न्यूटन, 18 न्यूटन, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, ये तो दे रखी है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर 3 न्यूटन हमारा। ठीक है, क्वेश्चन को आप दोबारा समझ सकते हो। आपको कहा कि निर्वात की कंडीशन में दो आवेश हैं, ठीक है, दोनों आवेश निर्वात की कंडीशन में है, उस स्थिति में उनके मध्य लगने वाला बल कितना है 18 न्यूटन है। आगे कह रहा है कि यदि कोई 1 मिलीमीटर मोटी और 6 पराविद्युतांक मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता की कोई कांच की पट्टी इनके मध्य रख दें तो लगने वाले बल के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपन ने कहा कि माध्यम की कंडीशन में बाकी सब तो सेम रखा है इसने, Q1 Q2 R, बस चेंज क्या किया है एप्सिलॉन को। इसमें तो निर्वात में तो एप्सिलॉन नोट होता है और माध्यम में कोई भी एप्सिलॉन या एप्सिलॉन एम से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अपन ने यहाँ पर ये आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक का संबंध यूज किया, तो अपन माध्यम की विद्युतशीलता को आपेक्षिक पराविद्युतांक इंटू निर्वात की विद्युतशीलता के रूप में प्रदर्शित किया। तो देखो ये कंडीशन ऐसे लग गए, तो ये टोटल तो क्या बन गया आपके निर्वात का फोर्स एफ नोट और एप्सिलॉन आपकी जगह। तो ये आपके एक शॉर्ट फॉर्मूला परमानेंटली हो गया कि जब भी आपको अगर कोई निर्वात की कंडीशन में कोई बल दे रखा हो और फिर उनके बीच में कोई भी पराविद्युतांक भरे तो आप डायरेक्टली पराविद्युतांक से उस फोर्स में डिवाइड करें, आपका आंसर आ जाएगा। ये अपना एक तरह से परमानेंट वाला क्वेश्चन हो गया, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटे क्वेश्चनों में बहुत बार आता है। ठीक है, ठीक है, चलो अपन अब लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है वो है कि HCl का एक अणु 10⁴ वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र में रखा है। यदि द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। और साथ में क्या दे रखा है द्विध्रुव की लंबाई 1.6 एंगस्ट्रम है। देखो बच्चों आपने दो क्वेश्चन अभी देखे, थर्ड अपन अभी अपना स्क्रीन पे देखो। उन्हीं बच्चों को ये वीडियो देखने का आनंद आएगा या उनसे ही क्वेश्चन सोल्व होंगे जिन्होंने 1 से लेकर 6 तक के वीडियो देखे हैं। तो अगर जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद में इसको सोल्व करें, तो ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा और आपको समझ में भी आएगा। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में आपको कहा कि एक HCl का अणु है, HCl का अणु है और वो एक विद्युत क्षेत्र में रखा है। तो पहले अपने पता अगर HCl का अणु अगर ब्रेक होता है तो कैसे होता है H+Cl-। तो बताओ ये द्विध्रुव बना नहीं बना, बन गया। क्या दिया है आपने को कितने विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ये कह रहा है कि E बराबर कितना दे रखा है 10⁴ वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र में रखा है। ठीक है, साथ में कितने कोण कितने का बना रहा है थीटा बराबर 30 डिग्री। और एक और चीज दे रखी है कि द्विध्रुव की लंबाई D बराबर कितनी दे रखी है 1.6 एंगस्ट्रम। इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं, आप भी जानते हो। देखो जब भी आंगिक प्रश्न करें तो सबकी यूनिट तो सेम ही होनी चाहिए, चाहे MKS और चाहिए CGS हो या SI, एक ही चीज। तो D बराबर कितना दे रखा है 1.6 एंगस्ट्रम, तो अपन इसको मीटर में चेंज करने 1.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब D, अब अपने को ज्ञात क्या करना है लगने वाला बल आघूर्ण। इसने कहा कि इस पर लगने वाला बल आघूर्ण कैलकुलेट, तो टो का फॉर्मूला आप डायरेक्टली पता है PA sin थीटा, बल आघूर्ण बराबर P का फॉर्मूला भी जानते हैं Q गुणा D। तो टो बराबर क्या लिख सकते हो Q गुणा D A sin थीटा। सबके मान है, Q का मान कितना है देखो H+ और Cl- दिया हुआ है। इसका अर्थ क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने क्लोरीन को दिया है, तो सिंपल सी बात है चार्ज किसके इक्वल होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। D का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻10 और साथ में क्या दे रखा है E की वैल्यू कितनी दी हुई है 10⁴ और साइन 30 डिग्री। कोण कितना है साइन 30 डिग्री।
तो आप सोल्व कर सकते हो इसको। 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 माइनस 10 कितना हो गए 29 माइनस 29 इंटू 10 टू पावर 4 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 तो इंटू 1/2। तो सारा सोल्व करेंगे आप तो इसकी वैल्यू अपने आ जाएगी लगभग 1.28 इंटू 10 की घात -25 न्यूटन मीटर। ये बल आघूर्ण का मात्रक होता है। सिंपल है। मतलब आपको क्या किया इसने कोई HCl अणु दिया और उसको एक विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ बताया कितने कोण पर 30 डिग्री पर। तो आपने कहा कि इस अणु के ऊपर क्या बताओ बल आघूर्ण बताओ। अब बल आघूर्ण के लिए पहले अणु को द्विध्रुव के रूप में अपने देखना पड़ेगा। तो HCl को द्विध्रुव कैसे बनता है ध्रुवित अणु होता है HCl आपको पता है। तो H+ और Cl- कंडीशन में तो इससे अपने क्या हुआ Q की वैल्यू आ गई और क्योंकि 1.6 इंटू 10 की घात -19 आ जाएगी। E आपको दिया हुआ है थीटा दिया हुआ है दूरी दे रखी है तो टॉ का मान सीधे सीधे आपके आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। कोई बड़ी कहानी नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना। ये इजी था अपना कोई ज्यादा दिमाग वाली बात इसमें है नहीं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दो विजातीय आवेश Q1 और -Q2 एक दूसरे से कैपिटल R दूरी पर स्थित है। उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो। ठीक है। क्या कहा इसने कि दो विजातीय आवेश Q1 और -Q2 एक दूसरे से कैपिटल R दूरी पर स्थित है तो उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करो कि जहां पर क्या हो परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो। ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन देखते हैं चौथे क्वेश्चन का। ठीक है। सॉल्यूशन इसने कहा है Q1 और एक है -Q2 दो आवेश हैं। ठीक है। कितनी दूरी पर रखे हैं एक दूसरे से कैपिटल R दूरी पर स्थित है। अब अगला कह रहा है कि अपने को वह बिंदु ज्ञात करना है जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो। अब वो परिणाम बिंदु हो सकता है कि इधर बाहर इधर भी हो इनके बीच में भी हो कहीं भी हो सकता है। अपन कैसे माने तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी दो आवेश हैं और वो किसी दूरी पर रखे हैं। अब हो सकता है दोनों आपको प्लस बता दे हो सकता है कि एक प्लस एक माइनस इसमें दिया ऐसे दे दे कोई भी कंडीशन में दे दे। तो अपन ये चीज डिसाइड कर नहीं सकते कि वो बिंदु इन दोनों के बीच में भी हो सकता है इन दोनों के बाहर भी हो सकता है कि जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो। तो अपन कंडीशन ले लेते हैं। अपन कहते हैं कि यदि पहली कंडीशन क्या लेते हैं अपन कहते हैं कि यदि Q1 का परिमाण है वो Q2 से ज्यादा है। हमने क्या कहा कि Q1 आवेश का परिमाण है वो Q2 से ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो इसका अर्थ क्या हुआ देखो Q1 और Q2 में से बड़ा कौन हो गया Q1 कैसा है पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है बाहर की ओर। तो इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन है तो बिंदु बाहर होगा। तो बिंदु क्या होगा बाहर होगा। इस कंडीशन ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव। अब देखो बाहर होगा तो अपन ले रही है ये Q1 है इससे डिस्टेंस क्या R यहाँ पर कोई -Q2 है। अब इनसे बाहर यहाँ भी मान लो ये बिंदु P है। ठीक है। यहाँ पर इसकी परिणामी क्या मान लिया अपन शून्य मान लिया। अब इसके सेंटर से यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से अपन मान लें कि ये कोई x दूरी पर है। ये बिंदु क्या है कोई x दूरी पर है। परिणाम यहाँ पर क्या है कि विद्युत क्षेत्र E का मान क्या है 0 है। अब देखो अपन बात करें कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या है 0 है। परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 है। ठीक है। 0 है तो क्या होगा देखो अपन कहते हैं EP बराबर 0 यहां पर। अब देखो प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र इधर E प्लस क्योंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है बाहर की ओर और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र इसकी ओर E माइनस। ठीक है।
प्लस Q1 के कारण है, अरे माइनस Q2 के कारण, एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो यहां पर इन दोनों का योग करेंगे तो क्या होगा, इनको जोड़ो, तो इन दोनों का योग करके देखें तो देखो क्या हो जाएगा। अपन बात करें कि बराबर 0 है, ये कंडीशन तो अपने को क्वेश्चन ने दी है, तो अपन कहें कि E प्लस Q1 बराबर क्या होगा, देखो के Q1 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, x प्लस आर बाई 2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि r के मध्य बिंदु से अपन ने x लिया, तो इस दूरी को क्या मान लो r बाई 2, और इस दूरी को भी क्या मान लो r बाई 2, ये आपका प्लस। ऐसे अगर E माइनस Q2 याद करेंगे तो वो क्या होगा, के Q2 अपॉन x माइनस आर बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस कंडीशन में ये आ गया x माइनस आर बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीजें आ गई, एक K2 के कारण आ गई और इसके कारण आ गई। अब देखो, अब अपन यहां पर क्या करें कि परिणामी विद्युत क्षेत्र मतलब इन दोनों का योग, अब एक को बड़ा इसको ले लो, इसमें से इसको घटाओ, तो अपन कह दिया कि E प्लस Q1 माइनस E Q2 बराबर 0। क्यों, क्योंकि EP बराबर क्या है, 0 है। तो अपन कह सकते हैं EQ1 बराबर EQ2 कि Q1 के और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बराबर होगा, दिशा में विपरीत होगा, जब भी तो एक दूसरे को निरस्त करेंगे ना बिंदु P पर, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो इन दोनों को बराबर रख दो। तो देखो KQ1 अपॉन x प्लस आर बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर KQ2 अपॉन क्या जाएगा, x माइनस आर बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो किसी भी बिंदु के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र का शून्य होने का अर्थ है कि उस पर लगने वाले जो भी परिणामी विद्युत क्षेत्र हैं, अलग अलग आवेश से, वो एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो Q1 और Q2 दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत है, तो इन दोनों का मान बराबर होगा जब भी तो निरस्त होंगे। इस कारण अपने गया है बिंदु P पर परिणामी 0 के लिए अपने गया पहले तो दोनों का मान निकाल लिया। कौन सा फॉर्मूला लगाया इसके लिए, आप जानते हो KQ अपॉन आर स्क्वायर, ये E का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से अपने सोल्व किया, तो प्लस Q1 के कारण और माइनस Q2 के कारण अपने निकाल लिया, और निकाल कर इन दोनों को क्या रख दिया, एक दूसरे के बराबर। और ये अब यहां से आप भी जानते हो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो Q1 अपॉन Q2 बराबर x प्लस आर बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया x माइनस आर बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वर्गमूल ले लो, आप वर्गमूल लोगे तो क्या आएगा, देखो वर्गमूल ले लो तो क्या जाएगा, अंडर रूट Q1 Q2 इज इक्वल टू एक्स प्लस आर बाई 2 और नीचे x माइनस आर बाई 2, ये अपना संबंध आ गया। अब देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, अपने को यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, इसमें कैलकुलेट क्या करना है, x करना है। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपको डेटा देगा, Q1 का मान देगा, Q2 का मान देगा, और ऐसे ही क्या होगा, आपका R का मान भी दिया होगा। इस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को यहाँ से सॉल्यूशन किया जा सकता है, आप सोल्व कर सकते हो। इसके बाद में आगे अगर आपको डेटा दिया हुआ हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो देख लो, आप एलसीएम ले लो और सोल्व करके दिखाऊं क्या, लो थोड़ा सा और कर लो कि अंडर रूट Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू एक्स, ये हो गया 2x प्लस आर अपॉन 2, और ये हो गया 2x माइनस आर अपॉन 2, कैंसिल से कैंसिल, तो अंडर रूट Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल 2x प्लस आर अपॉन 2x माइनस आर। ठीक है, आपको डेटा दिया होगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सोल्व इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, इसी प्रकार यदि क्वेश्चन आपको एक और दे दे, इसकी बजाय जरूरी नहीं है कि Q1 ग्रेटर देन Q2, माना आप उल्टा भी कर सकते हो, Q1 लेस देन Q2, उस कंडीशन में वो क्वेश्चन आपके बीच में भी आ जाएगा। इन दोनों ये कंडीशन में भी हो सकती है कि Q1 मोड लेस देन Q2, ऐसी कंडीशन में लगा सकते हैं। सेकंड, तो जब ऐसी कंडीशन लगाएंगे आप तो उस कंडीशन में ये बिंदु बाहर नहीं होकर इन दोनों के बीच में आएगा,
कोई सी भी नहीं, तो इस कारण वो स्थिति दो जगह बनेगी। देखो ये वैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं बताया, मैंने आपको एक क्वेश्चन की वेराइटी समझाने की कोशिश करी है कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि कोई भी दो आवेश दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी दे रखी हो, और फिर आपसे कहे कि इनके को मिलाने वाली रेखा पर वह बिंदु कहाँ स्थित होगा जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो, तो वो बिंदु की दो कंडीशन आएंगी, एक तो बाहर की आएगी और एक उनके बीच में। क्यों? क्योंकि जो भी आवेश, अब कभी अपन पहले वाले आवेश को बड़ा मानेंगे और कभी दूसरे वाले आवेश को बड़ा मानेंगे। जिसको भी बड़ा मानोगे उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना होगा। ठीक है, अपन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, एक एल भुजा के समबाहु त्रिभुज, एक एल भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर विद्युत आवेश Q, Q तथा -2Q रखे गए हैं। इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है कि एक कोई समबाहु त्रिभुज रखा है, ठीक है, एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज पे क्या कर रहा है कि तीनों शीर्षों पर आवेश क्या दे रहा है आपको, एक पर Q, दूसरे पे दे रखा है -2Q, और फिर कह रहा है कि इसका परिणामी आपको क्या निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण इस निकाय का। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। ठीक है, आपसे कहा कि एक समबाहु त्रिभुज है, ये लो समबाहु त्रिभुज, इसकी भुजा क्या है, L L L, तीन शीर्ष होते हैं आप भी जान रहे हो, A B C। एक पर तो क्या दे रखा है Q1 बराबर Q, दूसरे पर भी कोई मान लो, अपन मान लें कि Q2 बराबर -2Q, और थर्ड पर Q3 बराबर अपन ने दे दिया Q, कि दो शीर्षों पर आवेश क्या है Q, और तीसरे शीर्ष पर क्या है -2। अब देखो आपको ये कह रहा है कि इस निकाय का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। द्विध्रुव आघूर्ण कौन होता है, P, और P बराबर क्या होता है, Q गुणा 2A, P बराबर क्या होता है, Q गुणा 2A। तो देखो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण कौन कौन से बनेंगे, एक तो ये बनेगा किसमें, Q1 और Q2 में। देखो -2Q है तो इसको आप -Q और -Q मान सकते हो, क्या मान सकते हो, -Q और -Q। तो एक तो देखो ये द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर ये हो गया, तो एक तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस, तो एक तो इधर ही हो गई P1, और दूसरी देखो इसके और इसके बीच में लगी तो एक इधर बन गया P2, दो द्विध्रुव बने। तो रियल में कंडीशन क्या बनी, आप देखो ऐसी तो बनी है, देखो त्रिभुज को मैं आपको बना के दिखाऊं, ऐसी तो बनी कि एक तो इधर बन गया आपका P1 और एक इधर क्या बन गया P2। बात अलग है, P1 और P2 की वैल्यू सेम ही आएगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो भुजाएं तो L है। तो P1 बराबर भी क्या है, Q गुणा 2A का मान क्या है L, और इसका P2 बराबर भी क्या है, Q गुणा L। P1 दोनों है, समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, पहली बात। दूसरी बात, द्विध्रुव आघूर्ण है वो सदिश राशि है कि नहीं है, तो सदिश राशि हुआ। तो एक बात बताओ कि यदि दो सदिश किसे रूप में है, ये देखो आसन भुजा के रूप में हुए तो अपन समांतर चतुर्भुज वाला नियम लगाएं, तो परिणामी P क्या होगा, √P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस थीटा, ये फॉर्मूला लगाएं। तो यहाँ पर देखो P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कोस 60 डिग्री होगी। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, जो कोस 30 की होती है, मतलब 1/2, तो कोस 60 जो सॉरी साइन 30 की होती है वो कोस 60 की होती है, 60 जो 1/2, तो इज इक्वल टू क्या होगा, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अभी अपन ने बात करी, अपन क्या करेंगे, P1 बराबर क्या है P2, क्योंकि इज इक्वल टू क्या है Q इंटू L, तो बराबर अपन कोई P एज्यूम कर सकते हैं, तो बराबर P एज्यूम कर लें, तो P रिजल्टेंट, इसको P रिजल्टेंट ले लिया, तो P रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या होगा 3P स्क्वायर।
पी रिजल्टेंट क्या आ गया 3p²। ठीक है, अब आप चाहो तो वैल्यू रख दो क्या पी की वैल्यू क्यू इंटू टी आर। तो देखो पी आर इज इक्वल टू √Q इंटू एल, ये आपका, और साथ में क्या है 3, ये आपका आंसर आ गया। देखो पी आर बाहर लेना है तो पी आर बराबर क्या आ जाएगा √3 इंटू पी, तो पी आर बराबर आएगा √3 इंटू QL, ये आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, ये रूट से बाहर तो इजी है। बस आपको ध्यान रखना है कि एक तो इसमें डाइपोल बनेगा, ये डाइपोल बनाना पहले, तो -2q है तो एक -q इसके साथ, एक -q तो डाइपोल के बाद में आप भी जानते हो डाइपोल बनने के बाद में अपन यहाँ पर बात करें डाइपोल मूवमेंट की कि पी क्या होता है q इंटू 2a। तो यहाँ से देखो अलग अलग बन गए, एक तो P1 इसके लिए आ जाएगा, ऐसे द्विध्रुव आघूर्ण P2। हमने देखा दोनों कितने हैं, समबाहु त्रिभुज का कितने डिग्री पर 60 पर, तो अपन ने समांतर चतुर्भुज वाला नियम लगा दिया तो रिजल्टेंट ये आ गया। इसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, मेन चीज़ है स्टार्ट करना, आपको क्लियर हो जाए। ठीक, तो ये हुआ अपना 5वां क्वेश्चन। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 क्वेश्चन क्या कहता है, 6 क्वेश्चन कहता है कि दो आवेशों के मध्य बल F, दो आवेशों के मध्य बल F यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए तब इन आवेशों के मध्य बल क्या। क्या कहा इसने क्वेश्चन नंबर 6 ने, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुना कर दी जाए तो उन पे मध्य लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखो आप, सॉल्यूशन इन्हें कि दो आवेश कोई Q1 और Q2 कितनी दूरी पर है, कोई भी r दूरी पर मान लेते अपन है, तो इनके मध्य बल F है। ठीक है, F का मान क्या है K Q1 Q2 अपॉन r², ऐसा आपको इसने कहा। फिर नेक्स्ट क्या करें, यदि इनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो उस कंडीशन में बल क्या होगा। तो अपन नई स्थिति में अपन बल क्या मान लें, कोई F डैश इज इक्वल टू क्या होगा K Q1 Q2, आवेश को तो नहीं बदला के देने, लेकिन क्या करें दूरी को चेंज कर दिया, तो इसको अपन कोई r डैश मान ले, r डैश का स्क्वायर। ठीक है, और r डैश की वैल्यू क्या बता रहा है, पहले वाली दूरी का कितना गुना है 3 गुना, दूरी कितनी बदल चुकी है पहले वाली की 3 गुना। तो देखो F डैश बराबर K Q1 Q2, आवेश तो अपरिवर्तित है, दूरी कितनी हो गई है 3 गुना, तो 3r का होल स्क्वायर। तो देखो क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन 9r²। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये सारा जो पोर्शन है ये सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, देखो शुरुआत वाले फोर्स F को ही तो कर रहा है। तो अपन कहेंगे F डैश इज इक्वल टू F अपॉन 9 कि इनके बीच की दूरी को 3 गुना करने पर पहले वाली स्थिति के मुकाबले लगने वाला बल है वो 1/9 गुना बच जाएगा। देखो दोबारा देख लो, दो आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी r दे रखी है, उस स्थिति में बल क्या है F का फॉर्मूला लगा दिया कूलाम से K Q1 Q2 बटे r²। फिर अगले ने कंडीशन दी कि यदि हम क्या करें कि उनके बीच की दूरी को 3 गुना कर दें, मतलब नई स्थिति बना दी, तो उस स्थिति में बल क्या मान लिया अपने F डैश, आवेश तो सेम है तो K Q1 Q2, बीच की दूरी r डैश है, इसको कितना r डैश मान लिया 3 गुना हो जाएगी, तो इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं इसको 3r मान लिया, 3r के होल स्क्वायर करेंगे तो 9r² आ जाएगा, और ये टोटल किसके तुल्य हो गया F के, तो F डैश इक्वल टू F अपॉन 9, तो बल की वैल्यू कितनी हो गई 9 गुना कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उनके त्वरणों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं कि ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र ले लो कोई भी, इसके अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन रखा है, एक कौन रखा है प्रोटॉन रखा है, दोनों। तो ये कह रहा है इनके त्वरणों का अनुपात ज्ञात करो, मतलब आपको A इलेक्ट्रॉन बट्टा A प्रोटॉन, ये आपको कैलकुलेट किया है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण और प्रोटॉन के त्वरण का अनुपात आपको ज्ञात करना है।
तो अपन जानते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश रखा तो उस पर बल क्या लगता है, F बराबर QE। क्या लगता है, F बराबर QE। ठीक है, ये तो विद्युत क्षेत्र के। और वैसे बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma। तो ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ बल, रखे हुए आवेश पर लगने वाला बल, और ये अपना साधारण बल। दोबारा सुन लो कि विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश रखा है तो उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल क्या लगेगा, F बराबर QE। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों आवेश हैं, इस कारण इन पर बल क्या लगेगा, F बराबर QE। फर्स्ट बात। सेकेंडरी क्या होगा कि सामान्य रूप से बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma, मतलब द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब समीकरण 1 और 2 दोनों ही किसको निरूपित करते हैं, बल को। इस कारण अपन कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि दोनों ही बल हैं। तो अपन कह सकते हैं QE बराबर ma। तो A बराबर QE बट्टा m, ये अपना फॉर्मूला बन गया त्वरण। अब अपन ज्ञात कर लें त्वरण। तो देखो A इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपन क्या करेंगे, Q मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश इनटू विद्युत क्षेत्र बट्टा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऐसे A प्रोटॉन होगा तो क्या होगा, यहां पर प्रोटॉन E बट्टा मास ऑफ प्रोटॉन। अब आप भी जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश तो सेम है। दूसरी कि विद्युत क्षेत्र दोनों में सेम है। तो अगर इनका अनुपात लें अपन, देखो ये अनुपात ले लो आप, अनुपात लेओगे तो देखो A इलेक्ट्रॉन बट्टा A प्रोटॉन लेओगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, 1 बट्टा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट्टा 1 बट्टा मास ऑफ प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि ये तो सेम है तो ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इज इक्वल टू क्या आ गया, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, इलेक्ट्रॉन का त्वरण बट्टा प्रोटॉन का त्वरण का अनुपात किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन के द्रव्यमान बट्टे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लिए। ये आपका इसमें ये चीज आ गई। ठीक है, मतलब क्या था क्वेश्चन कि एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रख दें तो उनके त्वरणों का अनुपात बताओ। तो अपन ने आवेशों पर लगने वाले बल बता दिया, F बराबर QE। सामान्य बल का फॉर्मूला F बराबर ma। दोनों फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस कारण दोनों को इक्वल रख दिया तो हमें त्वरण के पदों में एक संबंध प्राप्त हो गया। तो उसके लिए पहले इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्ञात कर लिया, फिर प्रोटॉन का ज्ञात कर लिया, फिर इन दोनों का अनुपात ले लिया। तो जो समान राशियां कैंसिल होनी थी वो कैंसिल हो गई, ये अनुपात अपने पास आ गया। ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ स्थितियों में समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। समान दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा कि एक समान विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ स्थितियों में समान दूरी पर स्थित कोई भी प्रेक्षण बिंदु है, वहां पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। अब देखो अनुदैर्घ्य का अर्थ क्या होता है, अनुदैर्घ्य का अर्थ होता है कि संचरण की अनुदिश में हो, और अनुप्रस्थ होता है संचरण के लंबवत हो। तो देखो E अनुदैर्घ्य, तो अनुदैर्घ्य मतलब किसके लिए बात कर रहा है, डाइपोल। तो अनुदैर्घ्य कौन सा माना जाएगा कि जो भी आपका डाइपोल है ना, प्लस Q और माइनस Q, ये आपका द्विध्रुव है, इसका अनुदैर्घ्य ये x होगा, ये अनुदैर्घ्य मतलब x हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या आया था अपने पास, 2kp/r³। और E अनुप्रस्थ मतलब लंबवत, अनुप्रस्थ का अर्थ होता है लंबवत, संचरण के लंबवत। तो ये अपना डाइपोल Q, ये माइनस Q, ये 2a, तो इसका लंबवत ये हो गया, मतलब yx। तो इसकी कंडीशन क्या फॉर्मूला आया था, kp/r³। मतलब yx है वो तो अनुप्रस्थ की कंडीशन कहलाएगा, xx क्या कहलाएगा, अनुदैर्घ्य के कहलाएगा। तो अनुदैर्घ्य के लिए अपन अब डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली हुई है 2kp/r³। ऐसे अनुप्रस्थ में हमारे क्या हुआ है, kp/r³। अब अगले ने क्या कहा, इन दोनों का अनुपात लो। तो E अनुदैर्घ्य
बट्टा ई अनुप्रस्थ। मैंने यहाँ पर समझना ही था कि अनुप्रस्थ क्या होगा, अनुदैर्घ्य का। तो इसका अनुदैर्घ्य का तो क्या है 2kp अपॉन आर क्यूब, और इसका क्या है kp अपॉन आर क्यूब। तो बताने की जरूरत थोड़ी है, तो कैंसिल हो गए। तो इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 क्या हुआ 2 अपॉन 1 आ गया। ठीक है, ये अपना अनुपात आ गया 2/1। दोबारा समझ लो, अनुदैर्घ्य का तात्पर्य होता है कि संचरण की दिशा, मतलब जिस x पर आपका द्विध्रुव रखा है उसी x पर विद्युत क्षेत्र, मतलब x। अनुप्रस्थ का अर्थ होता है लंबवत, मतलब जिस x पर आपका द्विध्रुव रखा है उसके लंबवत, मतलब yx। तो इन दोनों स्थितियों में अपन विद्युत क्षेत्र पहले कैलकुलेट किया हुआ अपना, तो अपन डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि अनुदैर्घ्य में 2kp अपॉन आर क्यूब, अनुप्रस्थ में kp अपॉन आर क्यूब। दोनों का अनुपात लेओगे तो 2:1 आ जाएगा। तो इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। कौन सा क्वेश्चन लेते हैं 9th क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो ध्यान से। कुछ दूरी पर स्थित +5 माइक्रोकूलाम तथा -5 माइक्रोकूलाम आवेशों के मध्य 9 न्यूटन बल लगता है। ठीक है, आकर्षण का बल लगता है, ये और करें। इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके मध्य कार्यरत बल ज्ञात करो। क्या कहा, दोबारा सुन लो आप एक बार, कि दो आवेश हैं, एक तो +5 माइक्रोकूलाम, एक -5 माइक्रोकूलाम। ये कोई भी दूरी पर स्थित है। ठीक है, इनके मध्य कितना बल लग रहा है कि 9 न्यूटन का आकर्षण बल लग रहा है। तो अपन क्या करें कि यदि इन आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिए जाए तो उस कंडीशन में बल बताओ। अब जैसे मान लो सॉल्यूशन देखो, आपसे कहा +5 माइक्रोकूलाम और एक है -5 माइक्रोकूलाम, इनके बीच की कोई भी r दूरी ले लो आप। क्या ले ली, r दूरी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बल F की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 न्यूटन लग रहा है। अब क्या करें कि इन दोनों को स्पर्श कराया, इस Q1 को और इसी Q2 को, दोनों को स्पर्श कराया। मतलब ये Q1 है, ये आपका कितना है +5 माइक्रोकूलाम, और Q2 कितना आपका -5 माइक्रोकूलाम। इन दोनों को स्पर्श करा दिया, मतलब आपने इनको कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट कराकर इनको Q1 और Q2 को वापस से r दूरी पर रख दिया। तो अब F का मान क्या होगा, अब F का मान 0 होगा। क्यों, क्योंकि देखो आप Q1 +5 माइक्रोकूलाम है, Q2 -5 माइक्रोकूलाम है। तो इन दोनों को अगर आप स्पर्श करा दोगे तो उस कंडीशन में क्या होंगे, ये एक दूसरे को +5 माइक्रोकूलाम और -5, आवेश का आप योज्यता का नियम ध्यान होगा कि दोनों को जोड़ेंगे तो परिणामी आवेश क्या आ जाएगा, 0। अब परिणामी आवेश 0 आ जाएगा तो Q1 बराबर भी 0 हो गया, Q2 बराबर भी क्या हो गया, 0। तो इनके बीच में लगने वाला बल का मान क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। इस कारण इस कंडीशन स्पर्श कराकर वापस रखने में परिणामी बल क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। दो परिमाण के समान विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं। दो परिमाण में समान विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, उनके मध्य F न्यूटन बल कार्यरत है। यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल पूर्व बल का कितना गुना होगा। ठीक है, क्या करें कि दो परिमाण में समान विजातीय आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, उनके मध्य F न्यूटन बल कार्यरत है। यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दें तो उस स्थिति में उनके मध्य लगने वाला बल पूर्व बल का कितना गुना होगा। सॉल्यूशन देखो, Q1 बराबर Q2 मोड में परिमाण में समान है, अगले ने कहा दो विजात, लेकिन Q1 बराबर -Q2 नेचर में क्या है, अपोजिट है। अब इनके बीच में अपने माना कि माना क्या बल लग रहा है, माना F बल लगता है, F बल लगता है। तो देखो F बराबर क्या हुआ, K गुणा Q1 गुणा Q2 अपॉन R²। ये पहले वाली कंडीशन हो गई।
इनके बीच में, और आर दूरी मान ली अपन ने इनके बीच में। तो ये हो गया F बराबर आ गया KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो Q1 और Q2 दोनों सेम है, तो अपन जानते Q1 बराबर Q2 है, तो बराबर कोई Q ले लूँ मैं, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई प्रारंभ में स्थिति में। सेकंड क्या करें कि यदि एक आवेश, क्या करें, यदि एक आवेश कितना प्रतिशत दे रहा है, 75% दूसरे आवेश को अपना आवेश स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि चाहे Q1 है वो अपने आवेश का 75% Q2 को दे देगा, या Q2 है वो Q1 को 75% दे दे, कोई सा एक दे दे। अगर पहले Q था तो ये 75 का अर्थ क्या होगा कि इसको अपन कह सकते हैं कि अपना 3/4 Q पोर्शन भाग स्थानांतरित कर रहा है, ठीक है, स्थानांतरित कर रहा है। अगर Q था तो कितना भाग कर रहा है, 3/4। अब दोनों आवेश देखो परिमाण में समान है, प्रकृति में विपरीत है। तो अगर मान लो प्लस वाले ने अपना 75% माइनस को दिया, तो बताओ जब 75% माइनस से जाकर मिलेगा तो माइनस और प्लस मिलकर कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे। तो Q1 है वो तो कितना बच गया अब, Q/4। क्यों, क्योंकि कितना स्थानांतरण कर दिया इसने, 75%। तो Q2 है ना वो भी Q/4 ही बचेगा। क्यों, क्योंकि ये 75% प्राप्त कर रहा है, ठीक है, और ये स्थानांतरण कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक प्लस है एक क्या है, माइनस। तो जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो अब Q1 और Q2 का मान कितना बच जाएगा, पहले का 1/4। तो अपन नई स्थिति में यदि बल F1 करेगा तो KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर करोगे तो Q1 बराबर Q/4 और Q2 बराबर भी क्या आ जाएगा, पहले वाले का Q/4, ठीक है। तो अपना F डैश बराबर K गुणा Q/4 इंटू Q/4 अपॉन R स्क्वायर। तो क्या हो गया, KQ स्क्वायर बट्टे 16 इंटू R स्क्वायर। तो ये मान देखो किसका है, F का। तो F डैश क्या हो गया, F/16 की लगने वाले बल का मान पूर्व बल का 1/16 गुना हो जाएगा। मूल कंसेप्ट एक ही है कि जब एक आवेश अपना 75% देगा तो दूसरे वाले का भी 75% कैंसिल होगा, क्योंकि एक प्लस है और एक क्या है, माइनस। तो दोनों मिलकर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इस कारण Q1 1/4 बचेगा और Q2 भी 1/4 बचेगा। तो उस कंडीशन में जो बल का मान आएगा वो पूर्व बल का कितना गुना होगा, 1/16 गुना बचेगा, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन, ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आप, बहुत थोड़ा लॉजिकल टाइप का। ये कह रहा है कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2, दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 यदि Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है तो दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी। क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, इनका गुणनफल किससे कह रहा है, लेस देन 0। तो उन दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो देखो अब सॉल्यूशन देखो, ये क्या कह रहा है कि Q1 Q2 लेस देन 0, ये आपको कंडीशन दी है कि दो आवेश हैं, इनका गुणनफल है वो 0 से कम आएगा। तो आप सब समझते हो कि यदि दो आवेशों का गुणनफल 0 से कम है मतलब ऋणात्मक है, तो ये कब हो सकता है कि या तो Q1 माइनस व Q2 प्लस, और या Q1 प्लस व Q2 माइनस। क्या अर्थ हुआ कि Q1 Q2 लेस देन 0 एक ही शर्त पे होगा, क्या कि आवेश Q1 व Q2 विपरीत प्रकृति के, ठीक है। इसका इनका गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होगा, मतलब एक प्लस होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो इनके बीच में हमेशा लगने वाले बल का
कैसा स्वभाव होगा? आकर्षण। तो बल कौन सा वाला बल लगेगा? आकर्षण का हमेशा। कि Q1 और Q2 लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में हमेशा क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। क्यों? क्योंकि 0 से छोटा एक ही शर्त पे होगा कि इनमें से एक प्लस का होगा और एक क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 के लिए Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब Q1 और Q2 का गुणनफल 0 से अधिक है तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल की प्रकृति कैसी होगी? बस 11वें वाले का अपोजिट है कि Q1 और Q2 दो आवेश हैं, दोनों का गुणनफल 0 से क्या है? बड़ा है। ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका क्या बल का नेचर क्या होगा? तो अपन सॉल्यूशन देखें। कह रहा है कि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन दे रखी है। तो ये कह रहा है इस स्थिति में इनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा? देखो मतलब दोनों आवेशों का गुणनफल 0 से अधिक है, मतलब धनात्मक आ रहा है। तो एक ही दो कंडीशन में आएगा कि Q1 व Q2 दोनों ही क्या है? पॉजिटिव, या Q1 व Q2 दोनों ही क्या हो? नेगेटिव। अगर दोनों प्लस है तो भी दोनों का गुणनफल क्या आएगा? 0 से अधिक। और यदि दोनों माइनस है, समान स्वभाव के हैं, तो उनके बीच में तो भी उनका गुणनफल क्या आएगा? 0 से अधिक। तो अर्थ क्या हुआ कि दोनों आवेश समान स्वभाव के हैं, समान प्रकृति के हैं। दोनों आवेश क्या है? समान प्रकृति के हैं। अतः कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कि जब दोनों आवेशों का गुणनफल 0 से अधिक है तो इसका तात्पर्य है कि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, या तो दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस है। तो उस स्थिति में इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। ठीक है बच्चों, आज अपन इतना ही कर पाएंगे। और अपन ने कोशिश करी है कि जो अपन ने विद्युत क्षेत्र के 6 वीडियो हैं उनमें जो भी पॉइंट अपन ने लिए उनको समराइज करके कुछ क्वेश्चन करने की प्रयास किए। आप जिन बच्चों ने वीडियो देखकर ये क्वेश्चन उनको साथ में सोल्व किया है तो उनको तो समझ में आया, और जिन बच्चों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे उनको देखो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इस कारण न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपको पहले 1 से 6 वाले वीडियो देखने हैं, उसके बाद में आप दोबारा देखें। और इन जितने भी अपने क्वेश्चन लिए हैं इनमें अपना प्रयास रहा है कि हमने जो भी टॉपिक अब तक डिस्कस किए हैं उनको समराइज रूप से एक साथ अपन कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।